बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय कपड़े का पतन। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला असर ये पड़ा कि अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। और दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए गए थे। और इंग्लैंड से बने सूती कपड़े से 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। और इसकी वजह से ही हमारे यहाँ के जो हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने पर वो बंदी ही कर दी, मतलब खरीदने पर बंद ही कर दी। और उनके एजेंटों से तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी रहती थी, जो पैसे देने पड़ते थे, वो देना बंद कर दिया था। और परेशान बुनकर ने मदद से सरकार से गुहार लगाई, मतलब सरकार के पास मदद मांगी। आगे क्या हुआ? लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने ही वाली थी, क्योंकि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए थे। और दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का ही बना होता था। अभी इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों को भी उनकी भी हालत खराब हो गई थी। और जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वो सब महिलाएं बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्से मशीनों पर बनाए नहीं जा सकते थे। भला जटिल और मनभावन किनारों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? और इन कपड़ों की न केवल रुइयों से के बीच बल्कि मध्य वर्ग से भी काफी मांग थी। और न ही ब्रिटेन के कपड़े मिलों और वह बेहद ही मोटा कपड़ा बनता था। अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। और न ही ब्रिटेन के कपड़े मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनाता था, जिसे भारतीय गरीब नहीं ले सकते थे। अभी आपने पश्चिमी भारत में शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र तो जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए थे। और बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया था कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते जो सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। और इस तरह से खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। अभी चरखा ये भारत की पहचान बन गया था। और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। अभी आइए देखते हैं कि आजीविका के साधन गवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए थे और कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए थे। और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हाथ घर का बुनकरों को बंबई, यानी कि अब की जो मुंबई है, वहां पे अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा बाजार में नौकरी भी मिल गई थी। सूती कपड़ा मिलों का उदय किस तरह से हुआ? भारत में हमारे पहली सूती कपड़ा मिल
54 में बंबई में स्थापित हुई। कहाँ पे? बंबई में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी और 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। और बंबई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाले उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक कपास कारखाने में काम करती हुई मजदूर महिलाएं। सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया ये चित्र है। देखिए किस तरह से महिला सब बैठी है और अपना काम कर रही है, सूत काट रही है। 1900 शतक की ये बात है। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। हमने क्या सीखा के अंतर्गत सूती कपड़ा मिलों का उदय कैसे हुआ, ये आपका इस विभाग का प्रश्न है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।